हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में यूनिट 1 का पार्ट 1 होएगा, जिसमें ये 14 टॉपिक्स हैं। यूनिट 2 इसके आगे के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। 2 वीडियो में आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले इसमें देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। नॉलेज एक्वायर करने की एबिलिटी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। इस नॉलेज का यूज़ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस में यही सब काम करते हैं हम, कि थिंक करते हैं, लर्न करते हैं, प्लान करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आस-पास के एनवायरनमेंट को परसेप्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। तो इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ें एनिमल्स भी करते हैं। तो ये नेचुरल होती है हम में। तो इंटेलिजेंस कैन बी नेचुरल एज़ इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और मशीन्स में ये सिमुलेट की जाती हैं। मशीन्स में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, सिमुलेटेड इंटेलिजेंस होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। तो कंप्यूटेशनल मेथड के ज़रिए ये सिमुलेट किया करवाया जाता है, जैसे कि एमएल, डीएल या फिर एनएलपी, यानी कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों का यूज़ करके मशीन्स में सिमुलेट करवाई जाती है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू रीज़न एंड थिंक लॉजिकली, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, एबिलिटी टू अडैप्ट टू न्यू सिचुएशंस, एबिलिटी टू make decisions. In short, intelligence is a capability of a system to understand, learn, and apply knowledge in order to perform tasks efficiently. Artificial intelligence. हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। मशीन में अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस सिमुलेट करवाई जाए, एमएल, डीएल, एलएलपी, इन सब का यूज़ करके, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो टर्म है, ये हमें जॉन मैकार्थी ने दिया था 1956 में। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती हैं? वो लर्न करती हैं डेटा से, उसके ऊपर रीज़निंग और डिसीजन मेकिंग करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं नेचुरल लैंग्वेज को एंड रिकॉग्नाइज़ करती हैं इमेज और वीडियोज़ को। प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आती हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं एलेक्सा, सिरी, जेमिनी, चैटजीपीटी, ये सब चैटबॉट्स, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो कि एआई रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में आजकल यूज़ होते हैं। ओके, एआई जो है एक सुपर सेट है, उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके फाउंडेशन को बिल्ड करती हैं। एमएल, डीएल, एनएलपी, एलएलएम, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विज़न, एक्सपर्ट सिस्टम, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब हम इसका फाउंडेशन ऑफ एआई पढ़ लेते हैं। एमएल, एमएल क्या करता है? एमएल जो है पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम्स करता है डेटा के ऊपर। एमएल पैटर्न रिकॉग्नाइज एल्गोरिथम्स करता है डेटा के ऊपर, जिसके ज़रिए वो प्रिडिक्शंस और डिसीजन मेकिंग कर पाती हैं एआई। तो मशीन लर्निंग इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ एआई दैट अलाउज ऑल कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ओके, जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए, इंक्लूड स्पैम ईमेल फिल्टरिंग एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स ऑफ यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और एनी अदर प्लेटफॉर्म्स। एनएलपी, एनएलपी जैसे नाम से ही आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये जो है हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस को एआई से एआई को अंडरस्टैंड करवाता है, जिसकी मदद से हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं एफिशिएंटली, ईज़िली, ठीक है? ये चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है। कंप्यूटर विज़न, कंप्यूटर विज़न, कंप्यूटर जो है इमेजेस और वीडियोज़ को देख के अंडरस्टैंड कर पाए, उनके विजुअल्स को अंडरस्टैंड कर पाए, विजुअल डेटा को ले पाए और उसके ऊपर रिकॉग्नाइज़ेशन और बहुत सारी चीज़ें एल्गोरिथम लगा के बहुत सारी चीज़ें कर पाए, ठीक है? जैसे कि चैटजीपीटी से हम इमेजेस को अलग-अलग अ, तरीके में कन्वर्ट करवाते हैं, मतलब एनिमे स्टाइल में या फिर 3D में, तो वो इमेजेस को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उस हिसाब से उसको प्रोसेस करके बनाता है 3D में या एनिमे में। तो वो कंप्यूटर विज़न के थ्रू होता है। रोबोटिक्स, इसकी मदद से हम एआई रोबोट्स बना सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर एआई का हम कंबाइन कर दें, तो हम एआई रोबोट्स बना सकते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल रोबोट्स की तरह एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स में, हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल प्रोसीजर्स में। ओके? एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है, वो ह्यूमन एक्सपर्ट लेवल का होता है एक स्पेसिफिक डोमेन में। मतलब इसके पास जो है ह्यूमन एक्सपर्ट जितनी नॉलेज होती है एक डोमेन की, एक स्पेसिफिक डोमेन की। ओके? एग्जाम्पल इंक्लूड मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, फाइनेंशियल एडवाइजरी सिस्टम एंड ट्रबल शूटिंग सिस्टम्स। ये सब जो हैं, ये टेक्निकल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इसमें। ओके? तो मशीन लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विज़न, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, ये सब फाउंडेशन होती है एआई की। डेटा साइंस भी हो गया या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी हो गया। ओके, ये सब भी जो है सब फ़ील्ड्स है, फाउंडेशन है एआई की। चैलेंजेस ऑफ एआई क्या है? तो भाई डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एआई सिस्टम्स को बनाना, ठीक है?
एंड डेटा का कंसर्न है तो भाई एथिकल कंसर्न भी है ही, ठीक है? दूसरा चीज़ कौन-सा चीज़ लीगल है, कौन-सा इल्लीगल है, ये एआई को अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपने देखा होगा मीम बन रहे थे कि भाई एआई जो है बॉम्ब बना के दे रहा है, एआई जो है अ, ज़हर बना के दे रहा है। अगर उससे हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से इनपुट से उससे पूछे कि भाई हमें जो है ना ज़हर बनाना नहीं है, तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिससे हमें ज़हर ना बना बना पाएँ हम? या फिर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसको हम ना करें तो हम बम ना ना बनाएँ? तो मतलब ऐसा कुछ लूपहोल निकाल लिया था लोगों ने, तो वो एआई बता दे रहा था कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं या फिर आप जो है ज़हर कैसे बनाएँगे। तो भाई उसको नहीं पता लीगल क्या है, इल्लीगल क्या है, तो बहुत ज़्यादा ये सिक्योरिटी कंसर्न्स रहता है। ओके, देन एक्सप्लेनेबिलिटी इश्यूज़। एआई जो है एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो हमें नहीं पता। वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता उसका बस हमें थोड़ा-सा 10-20% पता है। बनाने वालों ने उसको एआई को बना दिया लेकिन उनको खुद नहीं पता कि ये काम कैसे कर रहा है। ओके, तो उसको जानना भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा एक चैलेंज है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एआई जो है लार्ज डेटा लगता है उसको, तो अगर डेटा अगर सफिशिएंट नहीं हुआ, एक्यूरेट नहीं हुआ, तो भाई एआई मॉडल जो होएगा वो इनएक्यूरेट बनेगा। उसमें भाई डिक्रीज़ आएगा एफिशिएंसी में, एक्यूरेसी में उसकी डिक्रीज़ आएगा। हाई कंजप्शन पावर, भाई जीपीयू जितना ज़्यादा हेवी यूज़ करता है, वो हार्डवेयर इतना ज़्यादा हेवी यूज़ करता है, इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है उसमें, उसका हाई कंजप्शन पावर है, यूज़ है उसका, ठीक है? लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी, मैंने बताया कि ब्लैक बॉक्स की तरह यूज़ होता है, हमें नहीं पता, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे मेक डिसीजंस। तो उसके अंदर का जो न्यूरल नेटवर्क वो बनाता है, वो कैसे डिसीजंस को मेक करता है, कैसे प्रोसेस करता है, हमें नहीं पता उतना, ठीक है? इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स लाइक ह्यूमन ब्रेन एंड उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। एथिकल एंड प्राइवेसी इश्यूज़, भाई डेटा को मिसयूज़ ना कर दे भाई, मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डेटा, तो भाई इश्यू तो रहता ही है। एंड लिमिटेड जनरल इंटेलिजेंस, ये जो है अगर वीक एआई है, नैरो एआई है, तो उसमें क्या होता है वो मल्टीटास्क नहीं कर पाता ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, ठीक है? आजकल तो खैर कर देता है। देन एआई टेक्निक्स अब जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उसको किन टेक्निक के ज़रिए, किन मेथड के ज़रिए, किन अप्रोचेस का यूज़ करके एक एआई जो है वो सॉल्व करता है। देन पहला आता है इसमें सर्च टेक्निक, तो सर्च टेक्निक का इसमें यूज़ करता है। ये जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1, तो सर्च टेक्निक जो है ये यूनिट 1 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम पार्ट 2 में वीडियो के कवर करेंगे, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आता है, ठीक है? पार्ट 1 में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं आएगा क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं और बहुत रिपिटेटिव चीज़ें हैं, ओके? तो सर्च टेक्निक हम देख लेते हैं। पहली टेक्निक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो एआई यूज़ करता है, ठीक है? एक प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अ प्रॉब्लम कैन हैव। पर सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल बेस्ट सॉल्यूशन कौन-सा होएगा, वो फाइंड कैसे होता है? सर्च टेक्निक से। जैसे कि ए से हमें बी पॉइंट तक जाना है, उसके लिए एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है एंड एक ये वाला रास्ता है, ओके? तो एआई जो है बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेगा, जो कि हमें ये वाला मिलेगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत होएगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा ही ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफ़िक है इस रास्ते में, देन वो हमें दूसरा ऑप्शन देगा, ये वाला। तो ऐसे ही जो है वो सर्च करके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। जैसे कि एक चेस बोर्ड में पर्टिकुलर चेस पीसेस लगे होंगे, मतलब एक चेस बोर्ड में पर्टिकुलर किसी टाइप से चेस पीसेस लगे होंगे, तो उस सिचुएशन में वो कैलकुलेट करके नेक्स्ट मूव कौन-सा अच्छा होएगा, कौन-सा ज़्यादा ऑप्टिमल होएगा, कौन-सा बेस्ट होएगा, वो हमें बताएगा। ओके? तो ये जो टेक्नीक है सर्च टेक्नीक, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टाइप के सर्चेस यूज़ करते हैं, जैसे कि बीएफएस, डीएफएस, ए स्टार एल्गोरिथम, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है? इसको हम डिटेल में देखेंगे पार्ट 2 में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का। देन यूनिट 2 में आ जाता है आपका ये 2 टॉपिक, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीज़निंग। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा को स्टोर करवाता है एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को अंडरस्टैंड होता है एंड यूज़ होता है रीज़निंग के लिए। रीज़निंग हम देख लेते हैं, रीज़निंग क्या होता है? रीज़निंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाला जाता है इन्फॉर्मेशन का, डेटा का, जो कि स्टोर किया गया है, ठीक है? एआई सिस्टम्स इसको डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके? मशीन लर्निंग हमने ऊपर देखी थी कि डेटा पे जो है अलग-अलग टाइप का ऑपरेशन करवाया जाता है, उसमें अलग-अलग एल्गोरिथम लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो एक प्रिडिक्टेबल मतलब वो प्रिडिक्शन कर पाए, वो जो है अलग-अलग चीज़ें एनालाइज़ कर पाएँ, ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हमने देखा था कि कि
ह्यूमन्स का जो नेचुरल लैंग्वेज होता है अलग-अलग हिंदी, इंग्लिश या फिर और भी दूसरी भाषा, उसको अंडरस्टैंड कर पाए एआई और उस वे में अच्छे से आंसर कर पाए। देन टाइप्स ऑफ एआई, अब फंक्शनैलिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं एआई के। टाइप्स ऑफ एआई अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी हम देख लेते हैं। फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये 4 टाइप्स हैं। ओके, ये पहला टाइप आता है रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स में कोई भी रैम यूज़ नहीं होता। रैम यूज़ नहीं होता यानी कि इनके पास पिछला कोई भी डेटा नहीं होता इनके पास। बेसिकली ये बोलना सही नहीं है कि रैम यूज़ नहीं होता। एक्चुअली इनके पास कोई भी मेमोरी हिस्ट्री नहीं होती, राइट? मेमोरी हिस्ट्री नहीं होती इनके पास, मेमोरी हिस्ट्री नहीं होती इनके पास। और लिमिटेड मेमोरी मशीन्स में क्या होता है, थ्योरी सी मेमोरी हिस्ट्री होती है इनके पास। ओके, एंड देन आता है थ्योरी ऑफ माइंड। ये जो है ह्यूमंस के इमोशंस को समझता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करता है, ठीक है? एंड सेल्फ अवेयर एआई, सेल्फ अवेयर एआई जिसके पास खुद का कॉन्शियसनेस होता है, जो खुद का ही इमोशन होता है जिस एआई के पास। ओके, तो ये 4 टाइप की हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम डिटेल में। रिएक्टिव मशीन, हमने बोला था कि भाई ये जो है मेमोरीज नहीं होता इसके पास, मतलब प्रीवियस डेटा का असर इसके फ्यूचर एक्शंस पे नहीं होता, क्योंकि इसके पास हिस्ट्री नहीं होती, मेमोरी हिस्ट्री नहीं होती एक्चुअली, ठीक है? मेमोरी ना होना ये सही नहीं होएगा, क्योंकि रैम स्टोरेज डिवाइस तो इसमें भी यूज़ होता है, लेकिन मेमोरी हिस्ट्री नहीं होती इसके पास। लिमिटेड मेमोरी ये में क्या होता है, मेमोरी हिस्ट्री होती है। इसके जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा है, वो इम्प्रूव कर सकता है इसका परफॉर्मेंस फ्यूचर वाले में। फ्यूचर का कोई भी प्रॉब्लम आया इसके पास, तो पास्ट डेटा से ही वो इम्प्रूव कर सकता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके? एंड जैसे कि पहले वाले का एग्जांपल ले लेते हैं हम, चेस मशीन, चेस एआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि था एक डीप ब्लू नाम का, जो पहला आया था, आईबीएम ने बनाया था उसको, ठीक है? ये क्या करता था, इसके पास कोई भी प्रीवियस डेटा नहीं होता था। ये जो है करंटली जो चेस की पोजीशन है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करता था एंड नेक्स्ट आउटकम, नेक्स्ट पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल मूव बताता था, ठीक है? ये सर्चेबल प्रॉब्लम से सॉल्व होता था, सर्चेबल टेक्निक से, जो कि हमने ऊपर देखा था, सर्च टेक्निक। एंड लिमिटेड मेमोरी एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई क्या होता है, हिस्ट्री डेटा यूज़ करता है, हिस्टोरिकल डेटा, एंड उसका जो है वो यूज़ करता है आगे परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, आगे सॉल्यूशन अच्छा करने के लिए। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें डेटा फीड किया जाता है रास्तों पे चला के, तभी वो जो है जब रियल रोड्स पे चलता है रियल सिचुएशन में, तो वो अपना पास्ट डेटा यूज़ कर पाता है, उसके अकॉर्डिंग सही डिसीजन ले पाता है कि किस स्पीड में चलनी चाहिए, ठीक है? कहाँ से टर्न लेना चाहिए, कितना मुड़ना चाहिए, तो वो सब चीज़ें अच्छे से एक्शन वो कर पाता है। थ्योरी ऑफ माइंड, इसमें ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होती है, ओके? ये ह्यूमन को अंडरस्टैंड कर पाता है, ह्यूमन्स के इमोशंस को, ह्यूमन के बिलीफ को, ह्यूमन के इंटेंशन को, उनके सोशल इंटरैक्शंस को अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर पाता है। तो अभी तक जो हमने ये थर्ड स्टेज है ना, इस स्टेज में भी हमने मतलब 100% नहीं किया है। इस स्टेज में भी हमने 10 टू 20% अभी अचीव कर लिया है, क्योंकि एआई जो है ह्यूमन्स के इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाता है, लेकिन नॉट वेरी मतलब बहुत अच्छे से, ओके? लेकिन हमने जो 4th स्टेज है, इसमें अभी तक नहीं घुसे हैं हम। इसमें अभी तक रिसर्च चल ही रही है, ओके? अब जो है ये बड़े-बड़े लोग जो हैं जैसे एलोन मस्क, वो बोलते हैं भाई हमें इस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर एआई के पास सेल्फ अवेयरनेस आ गई, उसके पास कॉन्शियसनेस आ गई, इमोशंस आ गए, तो भाई हमारी बातों का बुरा मान सकता है, इनफैक्ट एविल हो सकता है, हमारे खिलाफ ही हमारे डेटा को यूज़ कर सकते हैं। एआई रोबोट्स की टीम बना के हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमारे ऊपर राज कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, ओके? लेकिन देखा जाए तो इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा ही बियॉन्ड कैपेबिलिटीज़ आ जाएँगी इसके पास, और सारा ही काम हमारे लिए ईज़ी कर देगा। जैसा अभी क्या है, हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है एआई को, लेकिन जब इस स्टेज में आ गया तो एआई कैन ऑपरेट हिमसेल्फ बाय बाय देयर ओन। और अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एआई अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी। बेसिकली ये फैसिलिटीज़ में जो हमने पढ़ा ना, वही कैपेबिलिटीज़ में ही होएगा, बस उसको थोड़ा-सा बदल दिया जाएगा कि नैरो एआई सबसे वीक एआई होता है। अगेन जैसे कि उससे अगर हम इसको रिलेट करें, तो बहुत ज़्यादा कम मेमोरी होती है, मेमोरी हिस्ट्री नहीं होती है इसके पास। जनरल एआई थोड़ी-सी मेमोरी हिस्ट्री होती है एंड ह्यूमन्स के इमोशन को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर पाता है, थोड़ा बहुत जनरली पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट, अगेन ये सुपर इंटेलिजेंट होता है, खुद के भी इमोशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, ह्यूमन्स के बियॉन्ड होता है, ओके? देखिए नैरो एआई, वीक एआई, ठीक है?
जनरल एआई जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, ह्यूमन्स के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, ह्यूमन्स का एक्चुअल टास्क कर सकता है, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस होती है, ओके? सुपर एआई, ये जो है दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एआई। हाइपोथेटिकली है ना, क्योंकि भाई हम जो है अभी तक हमें रिसर्च चल रही है उस बारे में कि भाई उसके एआई के पास खुद की कॉन्शियसनेस कैसे आई। तो अभी जो है ये थ्योरेटिकल स्टेज में हाइपोथेटिकल है, तो अभी तक इस पे नहीं हम पहुँचे हैं। लेकिन एलन मस्क बोलता है कि भाई हमें नहीं पहुँचना चाहिए, इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आपका जो भी आए, आपको अगर टाइप्स लिखने का आए तो आप ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये वाले भी। अगर आपको बोल दिया गया कि कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लिखिए तब आप यही लिखिएगा, और आपको बोल दिया जाए कि फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही लिखिए तब आप ऊपर वाला लिखिएगा, नहीं तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई। अब एआई जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे कि हमारे काम को फ़ास्ट बनाता है, हमारी एरर्स को कम करता है, एंड हमारी डिसीज़न मेकिंग में यूज़ आता है, तो वो सब चीज़ें तो आप लिख ही सकते हैं इसमें, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें लिख सकते हैं आप इसमें कि सर्चेबल प्रॉब्लम्स, जैसे सर्च टेक्निक का यूज़ करके सर्च प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है, वही चेस वाला चीज़। जी, चेस के मूव को प्रेडिक्ट करता है, करंट बोर्ड की सिचुएशन डाल के उसको कैलकुलेट करके, ठीक है? या फिर ए टू बी जाना है अगर हमें, तो कितने पार्ट हैं, तो उसमें से सबसे ऑप्टिमल पाथ कौन-सा है, सबसे फ़ास्ट कहाँ से जा पाएँ, सबसे सेफ कहाँ से जा पाएँ, तो वो सब चीज़ें। प्लानिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार में अब हमने देखा ए से बी कैसे जाना है, सर्चेबल, ठीक है? तो ए से बी जाने के लिए कितने रास्ते हैं, सर्च करता है, कौन-सा बेस्ट रास्ता है, वो सर्च करता है। देन प्लानिंग, कि ए से बी जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, अगर मुझे 2 बजे निकलना है, ए से बी इतना डिस्टेंस है, 30 मिनट में पहुँचूँगा मैं, तो कब निकलूँ मैं, ठीक है? तो बता देता है भाई, अगर 2 बजे वहाँ पे पहुँचना है तो आधा घंटा पहले निकलो, ओके? तो प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप अपने जैसे पढ़ाई करना है तो आपको पढ़ाई करने के लिए वो शेड्यूल बना के दे सकता है, ठीक है? इनफैक्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, आप उसको जो है अपना सिलेबस देंगे तो कैटेगराइज़ कर देगा कि भाई ये टॉपिक्स इस कैटेगरी के हैं, ये टॉपिक्स इस कैटेगरी के हैं, ठीक है? पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करता है, वो भी मतलब एक तरह से कैटेगरीज़ में बाँट देता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं इसमें, ईमेल स्पैम डिटेक्शन सिस्टम। अब ईमेल में से जो स्पैम है उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको कैटेगराइज़ कर लेता है और अलग से ये दिखा देता है, अलग से रख देता है, ठीक है? डिटेक्ट कर लेता है। प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, एआई जो है एज़ अ होल प्रिडिक्शन पे ही काम करता है, तो हिस्टोरिकल डेटा से ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के आउटकम को, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, ओके? ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करता है, एफिशिएंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाके देता है, ठीक है? वही चीज़ें हैं, बार-बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, तो आप बस इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे इस वीडियो के बाद इस पीडीएफ को, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये। आप आराम से 5-10 नंबर में, 15 नंबर में लिख सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ एआई। एआई में कौन-कौन से मॉडल्स होते हैं, तो लॉजिक बेस्ड मॉडल्स, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स, और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है? इसमें 4 दे रखे हैं। तो लॉजिक मॉडल क्या करता है? ये लॉजिकल रूल्स और स्टेटमेंट्स का यूज़ करता है। इफ, एल्स, देन, ये सब चीज़ें। प्रोबेबिलिस्टिक्स मॉडल क्या करता है? प्रोबेबिलिटी की थ्योरी का यूज़ करता है। पीएसएलपी, स्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, जो भी ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें यूज़ करता है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, वेरिएंस, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्रोबेबिलिटी की सारी चीज़ें यूज़ करता है ये। मशीन लर्निंग मॉडल्स, वही डेटा को कैसे एनालाइज़ करके प्रिडिक्शन करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें मशीन लर्निंग मॉडल से होती हैं। न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स, ये बेसिक है, ये कोर है एआई का। एआई जो है न्यूरल नेटवर्क्स बना के ही काम करता है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह। ह्यूमन ब्रेन जैसे न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं ना, वैसे ही एआई काम करता है। न्यूरल नेटवर्क्स बना के प्रिडिक्शन करता है, तो वो भी कैसे बनती है? न्यूरल नेटवर्क मॉडल का यूज़ करके। तो यही सब चीज़ें थी मॉडल्स में। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांटेज क्या है भाई? हमारे एरर्स को कम करता है, रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट कर देता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, तो हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम उससे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके? कितनी बार भी पूछ सकते हैं, हुँ? एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग में काम करता है, प्लानिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है? एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड, वही एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, हर जगह यूज़ होता है। एजुकेशन में हम उससे अपना सिलेबस पर पूछ सकते हैं, फाइनेंस में फाइनेंशियल गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्थ केयर में ले सकते हैं गाइडेंस, एंटरटेनमेंट में वीएफएक्स या फिर पोस्टर्स या फिर राइटिंग या फिर सिंगिंग तक एआई कर देता है। तो हर चीज़ हम इससे करवा सकते हैं, ओके? डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई में यही है कि एआई बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है? कंपनीज़ को बहुत कॉस्टली पड़ता है। इनफैक्ट हमें प्रीमियम मॉडल्स यूज़ करने हैं, तो वो भी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा महँगे देने पड़ते हैं फिर, क्योंकि भाई कंपनी को भी इतना महँगा पड़ रहा है, ओके?
जॉब रिप्लेसमेंट, भाई काम भी इतना ऑटोमेट कर देता है, इतना एफिशिएंट कर देता है, इतना फास्ट कर देता है कि धीरे-धीरे जॉब भी बहुत फ़ील्ड्स में जा रही हैं, ठीक है? अभी भी मतलब हैं बहुत सारी फ़ील्ड्स की, क्योंकि एट द एंड कोई ह्यूमन ही उस एआई को यूज़ करेगा। लेकिन जो लो लेवल, जो बेसिक लेवल काम थे, वो एआई से ऑटोमेट हो जा रहे हैं, तो वो काम का अब जॉब रिप्लेसमेंट हो रहा है। इनफैक्ट जैसे-जैसे एआई बढ़ रहा है, तो आगे वाली जो एम्प्लॉयी, मतलब आगे वाली जो चीज़ें हैं, जिसमें काम होता है एडवांस लेवल का, उसमें भी चले जाएगा ये, जॉब रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, डरने वाली बात नहीं है, जॉब रिप्लेस होएँगी तो नई तरह की जॉब क्रिएट भी होएँगी, ओके? लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि बहुत एडवांस हो गया, तो भाई हमारी जॉब सिक्योरिटी तो खतरे में आ जाएगी ना, जॉब मिलेंगी नहीं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमोशंस, अगर जैसे एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, फ़िल्मों में यूज़ होता है, तो देख रहे होंगे कि बहुत सारी फ़िल्में लगती हैं कि भाई एआई से लिखा दिया का, या एआई वाला गाना है ये तो, या तो एआई वाले वीएफएक्स हैं। मतलब इनफैक्ट कोई इमोशन नहीं रह जाता, कोई क्रिएटिविटी नहीं रह जाती, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो कनेक्शन नहीं हो पाता उस चीज़ से। लेकिन भाई अगर नहीं हो ये सब, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवीज़ बनती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ऐसे तो एआई एडवांस हो गया तो क्रिएटिविटी खा जाएगा ह्यूमन्स की, और इमोशनलेस हो जाता है एआई, तो इसलिए इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पाता है। डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स, भाई मशीन डिपेंडेंट हो जाएँगे तो भाई खतरा है ना ह्यूमन्स का, क्योंकि भाई मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे, सारे काम मशीन के करवाएँगे, तो भाई ये बहुत ज़्यादा ही बेकार चीज़ होएगी, ठीक है? एथिकल एंड प्राइवेसी इश्यूज़, भाई डेटा ले रहा है वही, एथिकल एंड प्राइवेसी इश्यूज़ आ जाएँगे, डेटा का मिसयूज़ कर सकता है, एडवांस हो गया वो एआई तो, ठीक है? खुद के डिसीज़न खुद ही लेना सीख गया वो अगर, तो भाई वो हमारे डेटा का मिसयूज़ भी कर सकता है, ओके? एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट्स, तो अभी तक हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ लिया है इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाउंडेशन ऑफ एआई, चैलेंजेस ऑफ एआई, एआई टेक्निक्स हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ एआई देख लिया, कैपेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई देख लिया, एआई मॉडल्स देख लिए, एडवांटेज ऑफ एआई देख लिया, इंटेलिजेंस ऑफ एआई देख लिया, ठीक है? ये सब चीज़ें थी बेसिक, शायद इससे 2-2 नंबर से क्वेश्चन आए, लेकिन अब जो है एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एजेंट, पीस मॉडल्स सबसे इम्पोर्टेंट, एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो 4 टॉपिक है, ये मैं बोलूँगा ये जो पार्ट 1 है वीडियो का, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एंड पार्ट 2 में सर्च टेक्निक जो कि बीएफएस, डीएफएस, ए स्टार एल्गोरिथम, हिल क्लाइंबिंग मेथड, ये सब, ठीक है? तो अब हम इस वाली चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट्स, पहले तो हम देख लेते हैं एजेंट्स क्या होते हैं। तो एजेंट्स इज़ एन एंटिटी दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स एंड टेक्स एक्शन थ्रू एक्चुएटर्स इन ऑर्डर टू अचीव स्पेशल गोल्स। मैं थोड़ा ईज़ी करके समझा देता हूँ इस डायग्राम की मदद से। एजेंट्स वो होते हैं जो एनवायरनमेंट से चीज़ों को सेंस करते हैं सेंसर्स के ज़रिए, और एक्शन करते हैं एक्चुएटर्स के ज़रिए। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, कि जैसे कि कोई एआई रोबोट है जो होटल में खाना बनाता है, यानी कि शेफ़ है, एआई शेफ़ रोबोट। अब वो जो है एनवायरनमेंट उसके लिए क्या हो गया? किचन, किचन में क्या इंग्रीडिएंट्स है, क्या सब्जियाँ हैं, क्या कहाँ पे गैस स्टोव है, कौन-सा बर्तन किस काम आता है, फिर चाकू-छुरा मतलब ये सब सारी चीज़ें, ओके? वो एनवायरनमेंट को वो परसेप्ट करता है, उस एनवायरनमेंट के बारे में जानता है, उन चीज़ों को एनालाइज़ करता है, सेंस करता है। देन उसको जो भी काम मिलता है उसके अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि भाई ये वाली जो है चिकन बिरयानी तू बना दे, ठीक है? तो वो जो है अपने एक्चुएटर्स का यूज़ करता है। एक्चुएटर्स का यूज़ करता है यानी कि अपने हाथ-पाँव का यूज़ करता है। अपने जो चीज़ें हैं जिसकी मदद से वो खाना बना पाए। जैसे कि एक चीज़ वो ये हो गई कि वो अगर हम उसको बोले कि चिकन बिरयानी बना के दे, तो वो सर्च करेगा इंटरनेट से कि भाई चिकन बिरयानी की रेसिपी क्या है, उसके लिए इंग्रीडिएंट कौन से चाहिए, उसके लिए जो है बर्तन कौन-कौन सा चाहिए, वेजिटेबल्स कौन से चाहिए, ठीक है? फिर कितनी देर तक कुक करना है, बॉयल करना है चीज़ों को, कैसे सर्व करना है, तो वो सारी चीज़ें वो सर्च करके लाएगा। तो ये जो सर्चिंग फंक्शनैलिटी है, ये भी एक एक्चुएटर ही है। ओके, देन वो अपने हाथों का यूज़ करेगा भाई बर्तन को उठाने के लिए, चॉप करने के लिए सब्जियाँ, तो वो सब भी वो एक्चुएटर से हाथ-पाँव का यूज़ करेगा। आपने जैसे पाँव नहीं होंगे तो व्हील्स होंगे, व्हील्स से इधर-इधर घूमेगा। ओके? एंड उसकी मदद से एक्शंस एक्शंस परफ़ॉर्म करेगा, यानी कि बेसिकली वो बना देगा, खाना बना देगा, एंड वापस से वो एनवायरनमेंट में ही दे देगा खाने को, मतलब वो सर्व कर देगा ना। तो यही है एनवायरनमेंट, क्या है बेसिकली एनवायरनमेंट वही है जिसमें एजेंट काम कर रहा है। तो एक सेफ एआई रोबोट के लिए क्या हो गया एनवायरनमेंट, किचन, किचन में सारी रखी हुई चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ एजेंट क्या है, जो कि यहीं पे है चीज़ें, सेंसर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स, यही सब क्या है, उसके कंपोनेंट है ये एजेंट के। एंड एजेंट फंक्शन क्या हो गया,
वही जैसे मैंने बोला कि इंटरनेट से डिश ढूँढ के लाएगा, तो फंक्शन क्या हो गया उसमें, डिश ढूँढना, और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, डिश को प्रिपेयर करना। हाँ, और उस फंक्शन को जो लिखा रहेगा वो एक प्रोग्राम में लिखा रहेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन। बस यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है वैक्यूम क्लीनर रोबोट का, उसके लिए एनवायरनमेंट क्या हो गया, ये कमरा या फिर जहाँ पे भी सफाई करवानी हो, ठीक है? वो उस चीज़ को एनालाइज़ करेगा, कितनी गंदगी है, उसकी कैलकुलेशन करेगा, उसमें फंक्शन लिखा रहेगा कि भाई इतनी गंदगी है, ठीक है? यहाँ पे इतना टाइम देना है, यहाँ पे इतना देना है, ऐसे क्लीन करना है, ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। देन वो अपने एक्चुएटर्स का यूज़ करेगा, यानी कि अपने व्हील्स का यूज़ करेगा, वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करेगा, वो जगह-जगह जाके साफ कर देगा, और जब उसका गोल कंप्लीट हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है? रैशनल एजेंट्स यानी कि एक अच्छा एजेंट, रैशनल एजेंट यानी कि जो एक सच्चा एजेंट है, अच्छा एजेंट है, ओके? मतलब एक एआई चैट बॉट रोबोट, वो अगर अच्छा खाना बना के दे रहा है, जो तुमने बोला वही बना के दे रहा है, एक पर्टिकुलर सही टाइम में दे रहा है, जला हुआ नहीं दे रहा है, तो और अच्छे से सर्व करके दे रहा है, तो वो एक रैशनल एजेंट है, यानी वो अपना काम अच्छे से कर पा रहा है। So, rational agent is an agent that always chooses the action that maximizes its performance measures based on availability information and perfect history. तो वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर पाए, मैक्सिमाइज़ आउटपुट दे पाए, अच्छे से सारी चीज़ें कर पाए अकॉर्डिंग टू उसके पास प्रीवियस डेटा क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री में क्या चीज़ें रखी हुई है एंड कैसा एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें उससे आपसे बेस्ट आउटपुट दे पाए। तो वो एक अच्छा एजेंट है, रैशनल एजेंट है। आई होप समझ गए हो आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल एजेंट वही सारी चीज़ है कि करंट डेटा और पास्ट डेटा के हिसाब से अच्छा आउटपुट दे पाए, ठीक है? अच्छे एक्शंस कर पाए मैक्सिमाइज़ परफॉर्मेंस के लिए, वर्क अच्छे से कंप्लीट कर पाए, अपना गोल अचीव कर पाए, बिहेव लॉजिकली एंड एफिशिएंटली अच्छे से बिहेव कर पाए, लॉजिकली बिहेव कर पाए, यही सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके? इसमें एक सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्ज़ाम्पल दे रखा है जो कि अच्छे से आपको सेफेस्ट और फास्टेस्ट वे से आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देती है, तो वो एक अच्छी एजेंट है, अपना काम सही से कर रही है। एंड फास्ट कर रही है, सेव कर रही है, एफिशिएंट कर रही है, ओके। टास्क एनवायरनमेंट यहाँ पे पीस दे रखा है, तो जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से एआई क्या चीज़ें परसेप्ट कर सकता है, वहाँ से परफॉर्मेंस मेजर्स, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स, सेंसर्स ये सब चीज़ें वो इन्वॉल्व होती है उस सब एआई में, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा है, यही सब चीज़ें हैं ना, एक्चुएटर्स आप जानते हैं जिसकी मदद से एक्शन कर पाते हैं एनवायरनमेंट में, सेंसर आप जानते हैं जिसकी मदद से सेंस कर पाते हैं एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट तो वही है जिसमें वो एक्ट करेगा, ठीक है? परफॉर्मेंस मेजर्स कि मतलब वो क्या ऐसा करेगा कि मतलब एनवायरनमेंट में सही चेंज आए, उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज आए। वो अगर टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए एक्शन ए परफॉर्म करता है, तो उससे क्या एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा? एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उसके टास्क की तरफ वो पहुँच पा रहा है गोल की तरफ या फिर नहीं पहुँच पा रहा है? तो वही सब चीज़ें परफॉर्मेंस मेजर्स में आ जाती हैं, ठीक है? जैसे कि डिफाइन्स हाउ सक्सेस ऑफ एजेंट इज़ इवैल्यूएटेड वही भाई काम करने के लिए उसको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या नहीं करनी पड़ेंगी, क्या करने पे क्या होएगा, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है भाई, उसके गोल की तरफ पहुँचने के लिए जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसका, वो आ जाता है। ओके? एनवायरनमेंट, सराउंडिंग जो भी एजेंट जिसमें ऑपरेट कर रहा है, एक्चुएटर्स, जो भी एजेंट काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट पे अपने मैकेनिक्स के द्वारा, ठीक है? उसके हाथ-पाँव या फिर सेंसर्स के ज़रिए। देन सेंसर क्या होते हैं? जो एनवायरनमेंट से सेंस कर पाएँ चीज़ें। तो वही सब चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है? आपको भी यही लग रहा होगा बार-बार सेम चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है एक सेल्फ ड्राइविंग कार का। ये आ भी सकता है आपको कि एक पीस बनाओ सेल्फ ड्राइविंग कार का या फिर किसी का भी, ठीक है? किसी भी एक एआई एजेंट का। तो यहाँ पे दे रखा है सेल्फ ड्राइविंग कार का। तो सेल्फ ड्राइविंग कार के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो सेंसर क्या हो गए? कैमरा, जीपीएस, रेडार, ठीक है? ये सब हो गए उसके सेंसर्स। एक्चुएटर्स क्या हो गए? ब्रेक्स, व्हील्स, ठीक है? एक्सेलेरेटर, ये सब उसके हो गए एक्चुएटर्स या फिर अगर गाना बजाना हो तो म्यूज़िक सिस्टम जो भी कार में लगा हुआ है। ओके? एनवायरनमेंट, रोड्स, ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियन यानी कि एनवायरनमेंट क्या हो गया? रोड हो गया, रोड पे चले हुए लोग हो गए, ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक रूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। परफॉर्मेंस मेजर्स क्या हो गया भाई? सेफ्टी से पहुँचाया है, स्पीड थी ठीक थी, स्पीड कंफर्टेबल थे तुम, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट होती है, अगर उसने ये सारी चीज़ें सही काम कर दी, तो एक रैशनल एजेंट है, वो अपना काम सही से कर रहा है। ओके, यही है पीस मॉडल। प्रॉपर्टी ऑफ टास्क एनवायरनमेंट प्रॉपर्टी ऑफ टास्क एनवायरनमेंट मतलब किस-किस तरह के टास्क एनवायरनमेंट होते हैं, उस तरह के टास्क एनवायरनमेंट में उसका मतलब क्या होता है, ठीक है? जैसे कि ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल, ठीक है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही हो एजेंट को, ठीक है? जैसे किचन में जो है एजेंट, शेफ़ एजेंट, ठीक है? एआई रोबोट शेफ़, उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें
वो सेंस कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है। लेकिन जैसे चैट जीपीटी है, उसको हम कोई चीज़ पूछते हैं, पर उसका एक्सेस नहीं है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि हम किसी अपने अ, अभी तो हम उसमें फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम उससे ऐसे ही पूछें कुछ भी कि भाई मेरे पास जो ब्लूटूथ ईयरफ़ोन है ना, वो भाई उसका नाम ये है, ओप्पो एनको बड 2, तो वो कैसा है? तो उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो अ, उससे ले सकता है इन्फॉर्मेशन, आपको बता सकता है कि अच्छा है। लेकिन उसके पास मेरा पर्सनल जो मेरे पास जो प्रोडक्ट है, उसका एक्सेस नहीं है, तो वो नहीं बता सकता। वहीं अगर एआई रोबोट होता कोई, ठीक है? जो कि वो यूज़ करके सामने से बता सकता कि भाई हाँ, तुम्हारे में ये कमी है, ये है। तो उसके पास क्या है, फुली ऑब्ज़र्वेबल चीज़ है, फुली ऑब्ज़र्वेबल है, ठीक है? पर लेकिन चैट जीपीटी से अगर ये सेम पूछूँ तो वो पार्शियली ऑब्ज़र्वेबल है। अब मेरे दिमाग में ये घटिया सा एग्ज़ाम्पल आ गया, लेकिन और अच्छे एग्ज़ाम्पल भी हो सकते हैं, ओके? पर सिंपल सी बात यही है कि फुली ऑब्ज़र्वेबल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है एजेंट के पास, और इसमें लिमिटेड होती है पार्शियली में। डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट ये होता है कि जहाँ पे जो है एजेंट डिसाइड कर पाए, मतलब एजेंट जो है डिटरमाइन कर पाए कि अगर मैं ये ए टास्क करूँगा तो उसका एक्शन क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी एनवायरनमेंट की अगर मैं करंट स्टेट पे कोई एक्शन कर दूँ, ओके? एंड स्टोकेस्टिक में क्या होता है कि भाई उसको पता नहीं रहता, आउटकम पता नहीं रहता उसको कि भाई मैं ये एक्शन ए कर दूँगा तो एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, ओके? वो रैंडमनेस होती है, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे एजेंट काम कर रहा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। डायनामिक क्या होता है? एनवायरनमेंट पे चेंजेस हो रही हैं ओवर टाइम, ओके? बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ मैं। अ, मैंने थोड़ा-सा गलत बता दिया है कि स्टैटिक वो होता है जहाँ पे एजेंट जो है जब तक काम नहीं कर लेता, तब तक एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा। एंड डायनामिक, जब तक एजेंट काम नहीं कर रहा है या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है अपना, ठीक है? दिन का रात हो रहा है। एजेंट ज़रूरी नहीं है काम कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है? लेकिन भाई माइक्रोवेव में अगर तुम एजेंट एआई एजेंट कोई चीज़ डाल रहा है, ठीक है? एक तो पता नहीं मुझे होटल या सिर्फ़ शेफ़ वाला एजेंट का क्यों ये एग्ज़ाम्पल आ रहा है, लेकिन ठीक है। तो वो अगर माइक्रोवेव यूज़ नहीं कर रहा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, तब तक उस माइक्रोवेव जो वो एनवायरनमेंट है माइक्रोवेव, ठीक है? एनवायरनमेंट का पार्ट, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा। अगर वो यूज़ करेगा पिज़्ज़ा बनाने के लिए तभी चेंज होएगा। लेकिन भाई दिन से रात तो हो रही है ना, आस-पास का एनवायरनमेंट जा रहा है। अगर भाई उसको टाइम पे फूड नहीं मिला कस्टमर को, तो ज़रूरत क्या है फिर उस एआई बॉट की, ठीक है? उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों कंसर्न होते हैं एआई बॉट के पास। सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट, भाई एक एजेंट से सब काम बन रहा है तो वो सिंगल एजेंट, एनवायरनमेंट में एक ही एजेंट है। लेकिन अगर नहीं बन रहा, मल्टीपल एजेंट चाहिए इंटरैक्ट करने के लिए, तो भाई वो मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। टाइप्स ऑफ एजेंट, टाइप्स ऑफ एजेंट क्या है? तो ये कुछ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टाइप दे रखे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई सा भी टाइप आपको पूछ सकता है, कोई से भी 2 टाइप के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, ओके? अगर आपको ये 5 नंबर में आ गया तो एक डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन कर देंगे, आपको सफिशिएंट है, ओके? एंड इन फैक्ट डिफरेंस आ गया तो भी आप डायग्राम दोनों का बना सकते हैं एंड डायग्राम वाइज़ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम ही चीज़ है, एजेंट होएगा, एनवायरनमेंट होएगा, एनवायरनमेंट से परसेप्ट होंगी चीज़ें, सेंस होंगी, सेंसर्स के ज़रिए, एक्चुएटर्स के ज़रिए एक्शन परफ़ॉर्म किया जाएगा एनवायरनमेंट के ऊपर, ओके? बीच में जो चीज़ें हैं, वो चेंज हो रही होंगी अलग-अलग एजेंट के हिसाब से। सिंपल रिफ्रेश एजेंट क्या है? सिंपल है, ठीक है? एनवायरनमेंट से चीज़ें सेंस करेगा, उसको जो काम करना है वो करेगा, ठीक है? जो काम करना है व्हाट एक्शन आई शुड डू उस एनवायरनमेंट पे, जैसा एनवायरनमेंट है, व्हाट द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ, उस पे जो भी वो काम करेगा, काम कर देगा एंड एक्शन आ जाएगा, ठीक है? वो एनवायरनमेंट में हो जाएगा वो एक्शन। मॉडल बेस्ड एजेंट क्या है? भाई ये जो है, सेंस तो कर लेता है एनवायरनमेंट से चीज़ें, लेकिन भाई वो देखता रहता है कि अगर मैं ये काम करूँ तो एनवायरनमेंट पे क्या चेंज होएगा, ठीक है? और वो स्टेट भी देखता रहता है एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट की स्टेट अभी ए है। अगर मैं काम उस पे कर दूँ कुछ 1 काम कर दूँ, तो उसका स्टेट बी हो जाएगा। पर अगर मैं ये दूसरा काम करूँगा तो उसका एनवायरनमेंट सी हो जाएगा, ठीक है? तो वो देखता है फिर कंपेयर करता है, अच्छा ये वाला नहीं करना मुझे अपने गोल के हिसाब से ये वाला करना है, ठीक है? तो वही है मॉडल बेस्ड, उसके में अलग-अलग मॉडल्स होते हैं इसको कंपेयर करने के लिए। तो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है सब में। वहीं आ जाता है गोल बेस्ड एजेंट्स कि भाई वही है, सेम ही है लगभग, ठीक है? कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और लेयर बढ़ जाता है ऊपर, ठीक है? एक और लेयर बढ़ जाता है, वो जो मैंने बताया न्यूरल नेटवर्क्स, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ जाते हैं एआई के, ओके? यहाँ पे भी सेम ही काम कर रहा है, लेकिन इसके बीच में कंपैरिज़न बढ़ जाता है, थोड़ा और थिंकिंग प्रोसेस आ जाती है बीच में, तो ये करता रहता है भाई, अभी मैं एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हैं, अभी ये कर दूँगा तो ये हो जाएगी, ये कर दूँगा तो ये हो जाएगी, देन दोनों को कंपेयर करता है, देन एक और काम करता है, अच्छा ये कर दूँगा ये हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। तो जैसे-जैसे एजेंट
बढ़ रहे हैं, एजेंट का टाइप बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्या थिंकिंग प्रोसेस उनकी बढ़ती जा रही है। इनमें न्यूरल नेटवर्क बहुत कम होएगा, सिंपल रिफ्लेक्स। भाई न्यूरल नेटवर्क इसमें बहुत कम होएगा, एनवायरनमेंट से चीज़ें आएँगी, हो जाएँगी डायरेक्ट, ओके। मॉडल में क्या होएगा, मॉडल बेस में एनवायरनमेंट से चीज़ें आएगी, थोड़ी बहुत थिंकिंग प्रोसेस चलेगी एंड हो जाएगा फिर काम। लेकिन गोल बेस में क्या होएगा, एनवायरनमेंट से चीज़ें आएँगी, थिंकिंग प्रोसेस और थोड़ी ज़्यादा चलेंगी, फिर हो जाएगा काम। एंड इसी तरह यूटिलिटी बेस में क्या होएगा कि स्टेट को बार-बार ये जो है ना सेंस करते रहेगा, ओके। मतलब ये ऐसा नहीं कर रहा है कि काम ए कर दूँगा उसके बाद एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा। काम ए नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी एनवायरनमेंट अगर चेंज हो गया ना थोड़ा-सा भी, वो एनवायरनमेंट ऑटोमैटिकली सी पे पहुँच गया। तो देन उससे कंपेयर करेगा फिर कि भाई अभी तो ए से पहुँच रहा था बी पे, अब तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया थोड़ा-सा खुद से ही, तो अब कैसे पहुँचेगा बी पे, ठीक है? तो वो एनवायरनमेंट को भी कंटीन्यूअसली सेंस करता रहता है। तो ये सब आप थोड़ा डायग्राम सही से देखना, इसको सही से पीडीएफ को पढ़ना थोड़ा-सा, क्योंकि पार्ट 1 में सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है, क्योंकि मैं बस आप डायग्राम बना देंगे, आप उसके बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा आपका। नाउ अब बढ़ते हैं आगे कि लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट क्या है? नाम ही से समझ में आ रहा है कि ये जो है हिस्ट्री अपनी हिस्टोरिकल डेटा से सीखता है, ठीक है? इम्प्रूव करता रहता है अपना, लर्निंग करता रहता है, सेंस करता है, ठीक है? उससे फीडबैक लेता है, उससे लर्न करता है, ठीक है? और भाई काम कर देता है अपना। तो लर्निंग एजेंट आपको अलग से पूछ लेता है कभी-कभार, कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एजेंट क्या है? लर्निंग एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट, क्रिटिक, प्रॉब्लम जनरेटर, ये सब है। आप एक बार देख लीजिएगा एंड इसके बाद तो खत्म हो चुका है और क्या, ठीक है? तो हमने जो है ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, पीस मॉडल भी कर लिया एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट भी हमने कर लिया है। ये है आपका पार्ट 1 में, बहुत बेसिक ही है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे सर्च टेक्निक अलग-अलग, बीएफएस, डीएफएस ये सब देखेंगे एंड अब आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, तो टेक केयर, हैव अ गुड डे। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ग्रुप डिस्कशन में, डिस्क्रिप्शन में, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।